बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम असेसमेंट हम इसको दो पोर्शन में, हम इस वीडियो को चूँकि ये बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो जाएगी तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले पार्ट में हम 25 स्लाइड तक पढ़ेंगे और इससे आगे फिर हम दूसरी वीडियोस में आप पढ़ेंगे, तो आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें हम पल्स रेट, रिदम, पल्सेशन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे और पीएमआई के बारे में। नीचे लिखा है मिड में पीएमआई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स की किस जगह पे बहुत पल्स रेट बहुत ज़्यादा होगा। एपिकल रीजन पे एपिकल पल्स, जो कि सीने के ऊपर, हार्ट के ऊपर हम हाथ रखेंगे, उसको एपिकल नाम कहा जाता है। एपिकल रीजन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स आएंगी, मैक्सिमम इम्पल्स आएंगी। हार्ट साउंड्स हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट साउंड्स कौन से है, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, ठीक है। S1 S2 नॉर्मल है, S3 S4 जो है ना ये नॉर्मल साउंड है। मर्मरिंग भी है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बारे में हम पढ़ेंगे। हार्ट इन हार्ट में आप खुद से देखिए। राइट आर्टरियम है, फिर राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया किस वाल्व के जरिए से, ट्राइकास्पिड। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से लंग में चला गया, फिर पल्मोनरी वो वेन के ज़रिए से लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आ गया, फिर लेफ्ट आर्म से मिट्रल या बाइकास्पिड वाल्व के ज़रिए से आयोटा में, आयोटा से सारे जिस्म में फिर खून की गर्दिश हो गई। हेल्थ हिस्ट्री में हम इसके बारे में पढ़ें कि अनसेट कहाँ पे दर्द हो रहा है, कोर्स कितना है, कितने टाइम के लिए वो रह रहा है, ड्यूरेशन, लोकेशन किस जगह पे है, आया वो दर्द एक जगह से दूसरी जगह वो रन कर रहे हैं या नहीं। प्रेसिपिटेटिंग वो अवामिल, वो चीज़ें जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा हो जाता है, वो प्रेसिपिटेटिंग है। और एलिवेटिंग वो चीज़ें, वो मेडिसिन जिसकी वजह से दर्द ख़त्म हो रहा है, तो इसका नाम है एलिवेटिंग फैक्टर। कॉमन सिम्टम्स क्या है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा जब इंसान को एमआई हो जाता है या इस्कीमिया हो जाता है, इसकी वजह से चेस्ट पेन कर रहा है, दिल दर्द कर रहा है, उसका नाम है इस्कीमिया। इसका नाम है क्या नाम है, एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरस या एंजाइना। फिर है पल्पिटेशन, इर्रेगुलर हार्ट बीट है, फटीग है, इंसान थकावट महसूस कर रहा होता है क्योंकि एमआई में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई ना हो तो इंसान थकावट महसूस, डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन रिस्पायरेशन। एमआई जब हो जाती है तो इंसान की रिस्पायरेशन में बहुत मसला हो जाता है। कब हेमोप्टोसिस, वेट गेन है, वेट गेन क्योंकि एडीमा हो जाती है, एडीमा की वजह से वेट गेन भी हो जाती है। एडीमा क्यों हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इसके काबिल नहीं रहा कि वो सारे जिस्म में खून की गर्दिश को, खून की रेगुलेशन, खून को रेगुलेट कर सके, तो इसकी वजह से खून रह जाती है अपनी जगह पे, वो स्ट्रेसिस कर जाती है, जिसकी वजह से एडिमा बन जाती है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डिक इस्कीमिया। जब इस्कीमिया हो, इस्कीमिया को कि ब्लड सप्लाई कम हो एक एरिया को, तो इस्कीमिया हो जाती है। इस्कीमिया फिर अगर दिल को ब्लड सप्लाई कम हो तो दिल जो है ना ये दर्द कर रहा है, फिर तो दर्द को डिस्कम्फर्ट कहा जाता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। अदर काजेज़ क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर लंग्स में अगर कोई एम्बुलेंस या क्लॉट बन जाए, वो लंग्स, पल्मोनरी लंग्स में, वो लंग्स की आर्टरी में वो क्या हो, फंस जाए, तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। इसोफेजियल स्पाज्म, कभी कभार इस तरह हो जाता है कि इसोफेगस में एबनॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो हम ये महसूस करते हैं कि ये चेस्ट का मसला होता है, लेकिन ये चेस्ट का मसला नहीं होता, ये वैसे इसोफेगस का मसला होता है। Assume chest discomfort is related to ischemia। और ये जो चेस्ट का सीने का जो मसला होता है, दर्द होता है, ये इस्कीमिया की वजह से है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, स्पेशली एप रिस्पेक्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। पल्पिटेशन मैंने आपको बताया था कि इर्रेगुलर हार्ट बीट, डिसरिथमिया या रिदम मुतासिर हो जाए, किसकी वजह से इंसान की हार्ट का रिदम मुतासिर हो जाता है, किस चीज़ को, स्ट्रेस की वजह से, कैफीन की वजह से, ड्रग्स की वजह से एमआई हो जाते हैं, मेटल वाल्व डिजीज़ या बाइकास्पिड वाल्व की डिजीज़ हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आ जाए या वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म आ जाए। आस्क अबाउट स्केप बीट के बारे में, या इरेगुलर है, फ्लटरिंग है, रेसिंग कर रहा है, इंक्वायरिंग अबाउट डिजीज, सर चकरा रहा है या बेहोशी तो नहीं है, हम मरीज से ही पूछेंगे। फटीग क्यों होगी, समझने की कोशिश करें। जब ब्लड कम होगी तो रिस्पायरेशन नहीं होगा सही, जब से रिस्पायरेशन सही नहीं होगा तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, जब एटीपी कम हो प्रोड्यूस होंगे तो फटीग होगी, थकावट महसूस होगी क्योंकि एनर्जी नहीं है। इजीली फटीगेबिलिटी विद माइल्ड एक्सर्शन इज कॉमन। अदर काजेज आर एनीमिया, खून की कमी है, डिप्रेशन है, क्रॉनिक डिजीज़ है बहुत ज़्यादा, एक बीमारी की बहुत टाइम हो गई है,
थायराइड फंक्शन डिसफंक्शन, थायराइड मसला है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा है, थायरोजिन हार्मोन नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा, जब मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तो जिस्म में तोड़ फोड़ और ब्रेकडाउन सही नहीं होंगी। इसकी वजह से इंसान में एनर्जी की डिफिसिट होगा। एनर्जी डिफिसिट जब होगा, एटीपी नहीं बनेगी तो इंसान थकावट महसूस करेगा। डिस का मतलब है डिफिकल्टी, प्नियामीन रिस्पायरेशन, डिफिकल्ट रिस्पायरेशन आफ्टर एसोसिएटेड विद एम आई की वजह से रिस्पायरेशन में मसला हो जाता है। जिस इंसान को एम आई हो जाती है तो उसको हम क्लोपिडोग्रेल 4 टेबलेट्स, एस्पिरिन 4 टेबलेट्स और 1 जो है ना सबलिंगुअली हम दे सकते हैं। वो एक टेबलेट्स है, वो हम सबलिंगुअल देते हैं उसको। प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी कंजेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है तो इंसान इस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस करता है। अदर काज फीवर की वजह से इंसान की सांस की दुश्वारी हो जाती है। जब इंसान को फीवर होती है, फीवर किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जरासीम की वजह से, यानी में खून की कमी जिसको हो तो उसको सांस का मसला होता है। पल्मोनरी लंग्स का मसला जिसको हो तो नाम से ज़ाहिर है लंग्स ख़राब है तो सांस में दुश्वारी होगी। ओबिसिटी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्पनिया है, एक्सर्शनल डिस्पनिया है, आर्थोपनिया है, फिर पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया है। एक्सर्शनल डिस्पनिया कौन सी है कि ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट, अगर आपकी सांस में दुश्वारी हो रही हो, मतलब किसी चीज़ की वजह से, एमआई की वजह से आपकी सांस में दुश्वारी हो, तो ये एक्सर्शनल डिस्पनिया है। आर्थोपनिया क्या है? आर्थोपनिया वो है कि अगर जब इंसान सीधा लेट जाता है तो बिल्कुल 2 घंटे एक ही पोजीशन पे वो लेट जाता है जब, तो उसको सांस में दुश्वारी हो जाती है जिसकी वजह से वो उठ जाता है, तकलीफ हो जाती है। इसका मतलब है कि इसका लेफ्ट वेंट्रिकल इतना काबिल नहीं है कि वो सारे जिस्म को खून की सप्लाई कर सके, तो इंसान जब उठ जाता है तो फिर उसकी वो दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। यही मसला, ये नीचे वाला पॉइंट भी इस तरह है, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया वो भी है कि नॉक्टर्नल का लफ्ज़ है कि ये अक्सर ये मसला रात में हो जाता है। इंसान एक जगह पर सीधा लेट जाता है, सांस में दुश्वारी महसूस करता है, जैसे ही वो उठ जाता है बिल्कुल सीधा बैठ जाता है या वो उठ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसकी सांस की दुश्वारी हो रही थी, अब नहीं हो रही, अब नहीं होगी, क्योंकि इंसान हिल गया अपनी जगह से तो उसके खून की गर्दश काफ़ी बेहतर हो गई। कप एंड हेमोप्टेसिस, कप कांसना, हेमोप्टेसिस मीन कपिंग ऑफ ब्लड। अक्सर कभी कभार कांसी में ब्लड आ जाते हैं इंसान में, इंसान की कांसी में ब्लड आ जाती है, कार्डियोवास्कुलर काजेस है। हार्ट जब फेल हो जाता है इंसान की, कपिंग में फिर ब्लड आ जाती है। पल्मोनरी एडिमा जब हो तो इंसान वोमिटिंग करता है। आस्क अबाउट क्वालिटी के बारे में पूछो, आस्क अबाउट फ्रीक्वेंटली कि वोमिटिंग कितनी बार आई थी। अब हेमोप्टेसिस प्रेजेंट, अगर कांसी में ब्लड आ रहा है, आस्क स्टिक का ब्लड पिंक है, टिंक्ड है, तो पूछो किस कलर का वो ब्लड है। फिर वेट गेन और डिपेंड इडीमा, नक्चूरिया के बारे में, इडीमा के बारे में, वेट गेन, जब इडीमा हो तो वेट गेन होगा। इडीमा किस वजह से है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग सही नहीं कर रहा होता है तो ये ब्लड हमारे एंकल में, वेस्ट में, टांगों में ये सूज जाती है, वहाँ पे रुक जाती है, सूज जाती है वो जगह, तो उसको इडीमा कहते हैं। जब हार्ट फेल, जब इंसान का हार्ट फेल हो जाता है, फ्लूइड एकामुलेट्स, तो इसके अंदर फ्लूइड एकामुलेट हो जाती है उसके एक्सट्रीमिटीज़ में। इंक्रीज ऑफ 3 फोल्ड, जब वज़न उसकी फ्लूइड की वज़न ज़्यादा हो जाती है 3 फोल्ड से 24 आवर में। इंक्वायर अबाउट वेट गेन, तो वेट गेन, वेट उसका वेटिंग करो। पेटिंग ऑफ शूज़, देखो कि पाँव सूज गई है या नहीं। आर टाइटिंग ऑफ क्लोथ्स अराउंड वेस्ट, और देखो कि उनके कपड़े जो है ना टाइट हो गई हैं या नहीं। नक्चूरिया, किडनी इनएडिक्वेटली परफ्यूज बाय वीक हार्ट, जब हार्ट कमज़ोर हो तो सारा खून जो है ना वो किडनी के पास पहुंच जाती है। एंड रिसीव इंक्रीज ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो उनसे तेज़ हो जाती है, पास हो जाती है। ड्यूरिंग नाइट आउटपुट इंक्रीज हो, बहुत ज़्यादा यूरिन का आउटपुट आ जाता है। पास मेडिकल हिस्ट्री पूछो। इंक्वायरी अबाउट प्रीवियस इलनेस, उनसे पूछो अगर पहले उनसे कोई मसला आया था या नहीं। रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर के बारे में पूछो। रूमेटिक फीवर वो है जब एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। उसी बैक्टीरिया का काम ये है कि हार्ट को, जॉइंट को, ब्रेन को, स्किन को वो मुतासिर करती है। तो हमने हार्ट के बारे में भी पढ़ा, तो हार्ट को भी मुतासिर करती है रूमेटिक फीवर में। रूमेटिक फीवर में हार्ट भी मुतासिर हो जाता है। तो पूछो कि रूमेटिक फीवर पहले से तो नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, किडनी का मसला तो नहीं है, हाइपरटेंशन का मसला तो नहीं है, लिपिड्स का मसला तो नहीं है ब्लड में।
लंग डिसऑर्डर का मसला तो नहीं है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर ये सारी चीज़ें हो तो ये हार्ट के ऊपर असरअंदाज हो जाती है। एक्सप्लोर प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशंस एंड सर्जरीज, पहले इसी बीमारी के साथ कभी एडमिट हो गई थी पहले या नहीं, या कोई कभी पहले कभी से सर्जरी तो नहीं हुई है। evaluate यूज़ ऑफ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स, हर्ब्स, रिक्रेशनल ड्रग्स, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है अपनी तरफ से। आर मेडिसिन टेकन एज प्रेस्क्राइब्ड, आया वो जो मेडिसिन वो ले रहा है जिस तरह वो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था उसी तरह आपने लिया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिसिन के बारे में आपको नॉलेज था या नहीं, एनी एलर्जीज थी या नहीं, तो आपने ये चीज़ें पहले से मरीज़ से पूछना है। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, उनसे ये पूछो कि अगर ये मसला आपके वालिद को या आपके बच्चों को तो नहीं है। साइको सोशल हिस्ट्री पूछो वहाँ पे कि अगर जिस इलाके में आप रह रहे हो वहाँ पर एजुकेशन है नहीं है, ऑक्यूपेशन क्या काम कर रहे हैं लोग, शादी की अपने बच्चों में तो मसले नहीं है, स्ट्रेस को आप बर्दाश्त कर सकते हो, या आपकी हैबिट्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आप जब असेस कर लोगे तो आपको ये चीज़ें आपने देखने होंगी, ये आप में देखने को मिलेंगी आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइन चेक कर लो, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम चेक कर लो, पेरिफेरी साइड पे मतलब हैंड्स है, फीट है, वहाँ पर देख लो कि ब्लड सप्लाई किस तरह है। इंस्पेक्शन के ज़रिए से देख लो, पल्पेशन के ज़रिए से उसके ऊपर हाथ वगैरह महसूस, हाथ से महसूस करो, अस्कल्टेशन की वजह से उनकी सुनो, उनकी क्या सुनो, ब्रूइड्स सुनो, या उनकी पल्सेस नोट करो। इंस्पेक्शन में हम देखते हैं जस्ट जनरल अपीयरेंस। लुक एट द क्लाइंट एंड कंसर्न, मरीज को देखो और आप मुशाहिदा करो, डज द क्लाइंट लाई क्वाइटली, मतलब ये बिल्कुल स्टेबल पड़ा हुआ है या मतलब उसको दुश्वारी हो रही है, या उनकी फेशियल एक्सप्रेशन को देखो। आर द साइन ऑफ साइनोसिस, आया कोई साइनोसिस ब्लूइशनेस तो नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियस ठीक है, एसयूबी तो नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियस ठीक है, आया एडिमा तो नहीं बनी हुई है पहले से। जनरल अपीयरेंस देखो, क्लाइंट विथ क्रॉनिक हार्ट फेलियर में अपीयर मल नरिश, जिस इंसान को दिल का मसला हो बहुत ज़्यादा टाइम से तो मल नरिश होगा, कमज़ोर होगा। लेट साइंस सीवियर हार्ट फेलियर, एसाइटिस, उनकी जो पेट है वो सूजा होगा, जॉइंटिस होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग कंजेशन ऑफ द लीवर, लीवर मुतासिर होगा। हार्ट फेलियर में काज फ्लूइड रिटेंशन, जिसको दिल का मसला हो, हार्ट फेल हो तो फ्लूइड रिटेंशन होगा। पहले मैंने आपको बताया कि एडिमा बनेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल इसके काबिल नहीं है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज सस्पेक्ट इन द क्लाइंट विद येलो लिपिड फील्ड प्लीक्स एंड अपर आईलिड्स, अपर आईलिड्स में येलो कलर की, और ईयर लोब्स जो है ना वो उसकी क्रीज जो है ना येलो कलर की होंगी। क्लाइंट विद पोर डिक्रीज सेरेब्रल फंक्शन, और जब खून की कमी है तो जब ये खून की कमी दिमाग तक सही खून नहीं पहुंचेगा तो इसकी वजह से स्लो वर्बल रिस्पांस और मेंटल कंफ्यूजन, मेंटली वो भी ठीक नहीं होगा और वर्बल रिस्पांस उसकी बहुत कमज़ोर होंगी। इंस्पेक्शन ऑफ स्किन एंड नेल्स, अभी हम स्किन और नेल्स को देखेंगे, तो जब स्किन और नेल को देखेंगे वो पेल होंगी, साइनोसिस होंगी, ब्लूइशनेस आएंगी, नोज भी। फिर साइनोसिस की दो किस्में हैं, एक सेंट्रल साइनोसिस है, दूसरा से पेरिफेरल साइनोसिस है। पेरिफेरल साइड वाला साइनोसिस वो है जिसमें आपकी नाक, आपकी कान, आपकी पेरिफेरल साइड, हैंड्स, फीट, ये क्या होंगी वो ब्लू नज़र आएंगे। सेंट्रल साइनोसिस में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन और आपकी लिप्स, होंठ, ये ब्लू नज़र आएंगे। स्किन टेम्परेचर को देखो कि कोल्ड है या नहीं है, जब खून की गर्दिश ना हो तो स्किन रिलेटिवली कोल्ड रहेगी। असेस फॉर वाउंड्स, जख्म को देखो, स्कार को देखो, इम्प्लांटेड डिवाइसेस को देखो। फिजिकल असेसमेंट, एक्सट्रीमिटीज़ को देखो, असेस द क्लाइंट हैंड्स, आर्म, फीट, लेग्स, स्किन चेंजेस, क्लबिंग, कैपिलरी फिलिंग, एडिमा, स्किन मोबिलिटी ट्रिगर। कैपिलरी फिलिंग ये है कि जब इंसान अपने नाखून के ऊपर ज़ोर देता है तो नाखून सफ़ेद हो जाती है, फिर जब वो नाखून से दूसरा नाखून हटा देता है तो वापस रेड हो जाती है, इसको कैपिलरी फिलिंग कहते हैं। 1 से लेकर 3 सेकंड के दरमियान ये होना चाहिए, वापस खून अपनी स्किन अपनी कलर को, नाखून अपनी कलर को मेंटेन करेगा। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि खून की गर्दिश में कमी है। वास्कुलर चेंजेस ऑफ इफेक्टेड एक्सट्रीमिटी में इंक्लूड पेरेस्थीसिया, नमनेस होगी, मसल फटीग होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, वो जगह कूल रहेगी, लॉस ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन, वो हेयर लॉस होगा क्योंकि बाल को वो ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो बाल खुद ब खुद निकलेगा। क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज रिजल्ट फ्रॉम क्रॉनिक ऑक्सीजन डिप्राइवेशन, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कमी है तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगल ऑफ नेल्विड्स ये इंक्रीज़ होगा, 160 से 180 तक हो जाएगा। आपने देखना होगा, आप अपनी उंगली को देखो, थंब को, अपने नाखून को देखो और अपना नाखून की पीछे जो वाइट कलर एरिया है
तो वहाँ पर एंगल बनी हुई थी गोश्त और नाखून के दरमियान, ये 160 है। अगर इसके दरमियान नीचे से कोई चीज़ बन जाए, पॉलीसेकेराइड आ जाए, एबनॉर्मल प्रोटीन आ जाए, तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो बिल्कुल नैन और ये जो गोश्त है ये एक साथ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये ख़राबी आ गई इसमें। वाइटल साइन चेक कर लो, ब्लड प्रेशर चेक करो, कैलकुलेट पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर वो है जब सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर हम मनफी करते हैं, मतलब 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। 120 से मैं 80 को माइनस करके इससे दरमियान 40 का फासला है, तो 30 से लेकर 40 का फासला ठीक है। अगर ये ज़्यादा आ गया आयोटिक रिगर्जिटेशन होगा। अवॉइड एंड पल्स प्रेशर में इंडिकेट आयोटिक रिगर्जिटेशन। अगर 40 से ऊपर है इसका मतलब है कि आयोटिक जो वाल है, आयोटिक कौन सी वाल है, आयोटा में जो वाल है लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आयोटा में ब्लड ट्रांसफ़र हो जाती है तो वहाँ पर एक वाल्व है, उसका नाम है आयोटिक वाल्व। तो वहाँ पर वापस खून वापस पीछे की तरफ जाता है, इसका मतलब है आयोटिक रिगर्जिटेशन। अनएरोड पल्स प्रेशर में सेट, और जब ये 30 से कम होगा तो इसका मतलब ये है कि टेकिकार्डिया है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हुआ है, कार्डियक टेम्पोनेट है। कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब है कि हार्ट के ऊपर के इर्द गिर्द पानी जमा हुआ है जिसकी वजह से पल्स सही नहीं पैदा कर रहा। पेरिकार्डियल इफ्यूजन है या आयोटिक स्टेनोसिस है, आयोटा में मसला है। आयोटिक स्टेनोसिस का मतलब है आयोटिक वाल्व जो है वहाँ वो नैरो हो गया है। परफॉर्म पोस्टल चेक, पोस्टल मुख्तलिफ पोजीशन पे उसका चेक कर लो। असिस्ट रेट चेक करो, रिदम चेक करो, क्वालिटी चेक करो, फिजिकल असेसमेंट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। ब्लड प्रेशर हम किस तरह चेक करेंगे, पोस्टल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मली ड्रॉप्स व्हेन द क्लाइंट मूव्स फ्रॉम अ फ्लैट सुपाइन पोजीशन टू अ सिटिंग। जब इंसान बैठ जाता है, नॉर्मली लेटा हुआ था, अभी बैठ गया या खड़ा हो गया, तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है थोड़ा सा। नॉर्मली द क्लाइंट में रिपोर्ट डिजीनेस, उसके ऊपर सर के ऊपर चक्कर महसूस करता है, आर लॉट सैडनेस, बट दीज सिम्टम्स क्विकली पास एंड आर ट्रांजिएंट, ये थोड़े से वक्त के लिए है। पोस्टल आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन occur when the client BP is not adequately maintained with the moving from lying to sitting position, standing position। जब वो बैठ गया या वो खड़ा हो गया और उसको क्या हो गया, उसका BP ड्रॉप हो गया, बहुत ज़्यादा वो मेंटेन नहीं हुआ। इट इज़ डिफाइंड BP फॉल ऑफ मोर देन 10 to 15 mmHg, क्योंकि ब्लड प्रेशर उसका 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक, ये इससे ज़्यादा वो गिर गया ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर, री डायस्टोलिक। अगर उसका डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया 10 से लेकर 15 mmHg से ज़्यादा वो गिर गया, और 10 से लेकर 20 तक उनका हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब ये है कि आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो गया। पैराडॉक्सिमल BP, एन एक्जिजरेटेड इंक्रीज इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय मोर देन 10 mmHg। नॉर्मल 3 से लेकर, ये भी इंसान खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है तो उसका सिस्टोलिक प्रेशर कितना ड्रॉप होगा, 10 mmHg, 10 यूनिट वो ड्रॉप होगा। अगर उससे वो ज़्यादा ड्रॉप गिर गया तो इसका मतलब ये है कि वो पैराडॉक्सिमल ब्लड प्रेशर है, कि इंस्पायरेशन में वो 10 यूनिट ज़्यादा गिरेगा और जब एक्सपायरेशन वो करेगा वो ठीक हो जाएगा वापस। इसका मतलब ये है कि ये पैराडॉक्सिकल BP है। इसका और नाम है पल्सस पैराडॉक्सस, पल्सस पैराडॉक्सस। पैराडॉक्सिमल BP, रैपिड फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब अगर इंस्पायरेशन में सांस आप अंदर लेके जा रहे हो, वहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा 10 mmHg से आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा गिर गया, इसका मतलब ये है ये पैराडॉक्सिमल BP है। असेस हार्ट रेट इन रिदम, हार्ट रेट और रिदम को हम किस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। वेरियस पल्स पैटर्न में बी इंडिकेटिव ऑफ डिजीज़ प्रोसेस, मुख्तलिफ किस्म के पल्सेस है। पल्सस अल्टरेंस, रेगुलर रिदम है लेकिन बट एम्पलीट्यूड वेराइज, लेकिन उसका जो मकदार है वो चेंज होता है फ्रॉम बीट टू बीट, हर एक बीट के दरमियान। विच में इंडिकेट लेफ्ट हार्ट फेलियर, जब इंसान का लेफ़्ट साइड हार्ट फेल हो जाए तो उसका एम्पलीट्यूड मुख्तलिफ होता है। बाय जिमिनल पल्स में क्या है, नॉर्मल बीट होता है अल्टरनेटिंग विद द प्रीमेच्योर कंस्ट्रक्शन, लेकिन दरमियान में से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। एवरी अदर बीट हैविंग ए डिक्रीज एम्पलीट्यूड, और हर दूसरे का एम्पलीट्यूड पहले से कम होता जा रहा है।
दिस में इंडिकेट कार्डिक डिसरिथमिया। इसका मतलब ये है कि रिथमिया डिसरिथमिया, इसका रिदम बिल्कुल खल्त मल्त हो गया है, मिक्स हो गया है। पल्सेस पैराडॉक्सिस, रेगुलर रिदम है विद डिक्रीज एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग इन ड्रॉप इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अनइंस्पायर। जब आप सांस को अंदर की तरफ इंस्पायरेशन करोगी तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, 10 mmHg से ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड इंक्रीज इन इंस्पायरेशन, जब आप वापस सांस को निकालोगी तो ब्लड प्रेशर वापस ज़्यादा हो जाएगा। इट में बी प्रेजेंट इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये पेरिकार्डाइटिस में होगा, पेरिकार्डाइटिस में होगा, या सीवियर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में होगा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर वो है एम्फीसीमा हो या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो। अगर ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, तो इसमें जब आप सांस को अंदर करोगी तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, जब सांस निकालोगी तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। एब्सेंट, वीक, नॉर्मल और बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स में भी इंडिकेट इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। जब पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो इसका मतलब है कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है। जब बहुत कम हो, एब्सेंट हो, इसका मतलब है कार्डिक आउटपुट बहुत कम है ड्यू टू एन इंक्लूजन, क्योंकि वहाँ पर कोई क्लाट्स वगैरह फंस गई है। कैरोटिड पल्स क्या है? शुड बी विजुअलाइज पर पल्सेशन। पल्स हम कैरोटिड पल्स से अक्सर मालूम करते हैं। पल्पेटेड फॉर थ्रिल्स, अगर हम साउंड को, उनकी थ्रिलिंग, उनकी प्रेशर को मालूम करते हैं तो हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं, फिंगर रखते हैं। एंड अस्कल्टेटेड पर, और इसके ऊपर जब स्टेथ को रखेंगे तो ब्रूइड्स की साउंड नज़र आएंगे, सुनाई देगा। वाइल इंस्पेक्टिंग द नेक, अगर नेक को देखेंगे असेस जुगुलर वेन डिस्टेंशन, तो वहाँ पर जुगुलर वेन डिस्टेंशन नज़र आएगा, सूज नज़र आएंगे। पल्स क्वालिटी स्केल क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि पल्स को हम जब उनका स्केल है तो उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला लिमिट कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? 4 स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पल्स। जब उससे कम होगा तो इसका मतलब है एजी टू पल्फेट, फुल पल्स। बाउंडिंग पल्स, फुल पल्स, +2 का मतलब डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये है कि उसका जो हाई एम्पलीट्यूड था वो थोड़ा कम हो गया। फिर है वीक पल्स, डिफिकल्ट टू पल्पेट, और एब्सेंट पल्स 0। फिर असेस नेक वेसल्स। नेक वेसल में डिटरमिन जुगुलर वेनस पर JVP, गिव अस एन एस्टिमेट ऑफ राइट हार्ट फंक्शन एंड CVP। इसमें हम JVP जो ना, जुगुलर वेनस प्रेशर, ये हमें ये अंदाज़ा देगा कि आपका राइट हार्ट फंक्शन, राइट साइड किस तरह है। एंड सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना है? नॉर्मली 8 से लेकर 12 mmHg। CVP में हम इन्फ्यूजन्स और ये वो सारी चीज़ें, फ्लूइड्स वगैरह इसके ज़रिए से हम दे सकते हैं। इसमें हम अंदर CVP लाइन इंजेक्ट करके और CVP को सुपीरियर वेना केवा तक लेके जाते हैं, बिल्कुल हार्ट के करीब। 3 सेंटीमीटर सर, अगर से 3 सेंटीमीटर से अगर ये नॉर्मल ऊपर आ जाए उनका, नॉर्मली जो हम मरीज़ को देखते हैं ना, इसका जो नेक वेन है ये हमें थोड़ा सा वो महसूस हो जाता है कि यहाँ पर थ्रबिंग हो रही है। अगर ये अपनी नॉर्मल से 3 सेंटीमीटर ऊपर जाए तो इसका मतलब ये है कि जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो रही है, हार्ट का मसला है। असेस कैरोटिड आर्टरीज, असेस एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स, आपने एम्पलीट्यूड को, मकदार को देखना होगा। अस्कल्टेट और ब्रूइड्स, और अगर आप स्टेथ उसके ऊपर रखोगी तो आपको ब्रूइड्स सुनाई देगा। फिर असेस the heart by inspecting the chest for pulsation and palpate for thrills. The area for auscultation include, जब आप auscultation कर लोगी तो आपको कौन सी एरिया नज़र आएंगे? एक है आयोटिक एरिया, दूसरा है पल्मोनरी एरिया, दूसरा है मेट्रल एरिया, एयरफॉइंड है, ट्राइकस्पिड है, एपिकल एरिया है। आयोटिक बिल्कुल राइट साइड पे, जब आप एंगल ऑफ लुइस से बिल्कुल राइट, एंगल ऑफ लुइस कहाँ पे है? जब दो सेकंड नंबर रेब्स दो एक दूसरे के दरमियान जब वो मिल जाते हैं, जिस पॉइंट भी है, उसका मतलब है कि वो है एंगल ऑफ लुइस। एंगल ऑफ लुइस से आप जब राइट साइड पे जाओगी तो ये है आयोटिक, वहाँ पर आयोटिक वाल्व है। जब लेफ्ट साइड पे जाओगी बिल्कुल सेकंड इंटरकास्टल स्पेस पे तो पल्मोनरी वाल्व है वहाँ पे। अगर इसे फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पे आप चले गई तो वहाँ पर मेटल वाल्व है। अगर थर्ड इंटरकास्टल स्पेस पर चले गए एयर पॉइंट है। ट्राइकास्पिड फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस पे है मिड क्लेविकुलर लाइन एंड बैटरी इंटरकास्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। एपिकल कहाँ पे है? फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। तो एक्सटर्नल बॉर्डर, मेट्रल, फिफ्थ। डायग्राम के ज़रिए से आप फिर कर सकते हैं।
तो यहाँ चूँकि वीडियो लंबी बन रही है, उनकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, फिर अपलोडिंग में मसला होगा। तो अभी हम पहले पार्ट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और दूसरी पॉइंट हम यहाँ से शुरू करेंगे कि S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, S4 क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।